किसान भाइयों, आज हम जानेंगे अगर गेहूं की फसल में पीलापन है तो पीलापन हम कैसे दूर करें, हमें क्या उपाय अपनाना चाहिए। क्योंकि पीलापन अगर गेहूं की ही बात नहीं की जाती है, किसी भी फसल में पीलापन अगर आ जाता है तो उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है, पौधे में उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। तो पीलापन होने के हम 5 प्रमुख कारण आपको बताएंगे, 5-6 कारण के साथ साथ उसका उपाय भी आपको बताएंगे। तो आज की पूरा वीडियो के साथ साथियों आप ज़रूर देखिएगा। केवल पीलापन दूर करना ही आज हम नहीं बताएंगे, इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप कैसे अपने पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, कैसे कमज़ोर फसल में अच्छे से ग्रोथ ले सकते हैं, पौधे को हरा कैसे कर सकते हैं और पौधे में ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा फुटाव और अच्छा उत्पादन कैसे पा सकते हैं। तो एकदम कंप्लीट वीडियो है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो पूरी वीडियो के साथ साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी अगर सुझाव है तो आप कमेंट भी करिएगा। तो चलिए जानते हैं पीलापन होने की पहली वजह क्या होती है। सबसे पहली वजह हो सकती है जिंक की कमी। अब क्योंकि किसान साथियों अगर आप जिंक का इस्तेमाल भी करते हैं तो कभी हम कुछ गलती वगैरह कर देते हैं जिससे भी नुकसान होता है। और किसान साथी जानकारी के अभाव में कई बार कुछ ऐसे वैसे, मतलब आपको पता ही होगा सब चीज़ों का आजकल डुप्लीकेट आपको बाज़ार में देखने को मिलता है। अच्छी खाद भी कई बार नहीं मिल पाती है। तो एक तो अच्छी कंपनी का चुनाव आपको करना है, सही दुकान से आपको खादों की खरीदारी करनी है। और अगर आपको अच्छा सामान मिल भी जाता है तो सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, तब आपको लाभ मिलेगा। अगर बात की जाए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो उसमें जिंक एक ऐसा तत्व होता है जिसको पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो पौधे में जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, पौधे आपके बौने रह सकते हैं, छोटे रह सकते हैं, कल्ले का फुटाव नहीं होगा, फसल में पीलापन हो जाएगा और उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। तो जिंक की पूर्ति कैसे करना है। अगर आपने जिंक डाला हुआ है, और कई बार हम क्या गलती करते हैं कि जिंक के साथ फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। हालांकि बहुत सारे किसान साथी तो अब जागरूक हो गए हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे किसान साथी हैं जो सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे अगर आप जिंक का फास्फोरस वाली खाद के साथ प्रयोग करेंगे, जैसे डीएपी हो गया, अब बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, बुआई के समय ही डीएपी के साथ जिंक का इस्तेमाल कर देते हैं। जिंक सल्फेट जो आती है 33% वाली, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या फिर 21% वाले जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे एक गलती तो आपको यह नहीं करनी है कि बुआई के समय या फिर मान लीजिए किसी दूसरी फसल में रोपाई करने वाले हैं तो आपको जो पहली खाद जिसको हम बेसल डोज वाली खाद बोलते हैं उसके साथ कभी जिंक आपको डालना ही नहीं है। चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे सरसों की फसल हो, चाहे गन्ने की फसल हो, कोई भी फसल हो जो भी आप लगाते हैं उसमें कभी भी बुआई के समय या रोपाई के समय आपको जिंक खाद नहीं डालना है, नहीं तो उसका लाभ आपके पौधे नहीं ले पाएंगे। अब क्योंकि हम बुआई के समय नहीं डाल सकते गेहूं में, तो ऐसा नहीं कि हाँ बुआई के 2-4 दिन के बाद आप डाल सकते हैं। कम से कम 20 दिन का आपको गैप देना होता है, तब आप दोबारा से मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया जिंक डालने का अगर मुझसे पूछा जाए कोई सबसे बढ़िया तरीका है तो वो है स्प्रे वाला तरीका, जिसमें आपकी मात्रा कम लगती है और पौधे अपनी खाद का उपयोग, जिंक का उपयोग ज़्यादा मात्रा में कर पाते हैं। तो जिंक का आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। तो कैसे डालना है, अगर आप 33% वाले जिंक का भी स्प्रे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर आप 21% वाले जिंक का भी स्प्रे कर सकते हैं। चिलेटेड वाली जिंक आती है जो 12% में होती है, इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। खासकर चिलेटेड वाली का स्प्रे ही ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पे हम बता दें, अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करने वाले हैं तो 2 या 3 बार आपको जिंक का स्प्रे करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप 3 बार डालने वाले हैं तो पहली बार आपको पहले पानी पे, दूसरी बार आपको दूसरे पानी पे और अंतिम बार बाली निकलने से पहले अगर आप स्प्रे करते हैं तो पौधे इसका ज़्यादा प्रयोग कर पाते हैं। बाली निकलने से पहले डालने से भी फ़ायदा ये मिलता है कि आपके पौधे में भोजन अच्छे से बनता है, जिससे बालियों का निर्माण अच्छे से होता है। तो अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो 33% वाले जिंक सल्फेट की आपको हर बार, यानी पहले पानी पे, दूसरे पानी पे, बाली आने से पहले आपको 700 ग्राम मात्रा लेनी है, या अधिकतम 750 ग्राम मात्रा लेनी है। अगर आप 21% वाला जिंक डालते हैं तो इसकी लगभग 1 किलो मात्रा लेनी है। अगर आप 12% वाली जिंक डालते हैं तो इसकी 100 ग्राम मात्रा लेनी है, या फिर 120 ग्राम मात्रा लेनी है। अब यहाँ पे जो जिंक आती है, चाहे जिंक सल्फेट 33% वाली हो चाहे हो 21% वाली, इसका इस्तेमाल अगर आप करने वाले हैं तो इसको सिंगल आपको नहीं स्प्रे करना है, इसके साथ आपको दानेदार यूरिया मिलाना पड़ेगा। 1 किलो 2 किलो आप यूरिया मिला लीजिए। यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बाज़ार से चूना लाना है, चूने को शाम को भिगो देना है, जो पानी बचता है उसी पानी को छान के अच्छे से आप
जो है जिंक के साथ आपको स्प्रे कर देना है। हालांकि जो 12% वाली चिलेटेड वाली जिंक होती है, इसका इस्तेमाल आप दूसरे किसी भी खाद के साथ कर सकते हैं। जैसे कोई NPK हो गया, मान लीजिए उसमें फास्फोरस भी उपलब्ध है तो भी आप डाल सकते हैं। बस अलग अलग बर्तन में घोलना है, इकट्ठा लंबे समय तक मिला के नहीं रखना है। आप डाल सकते हैं 19-19-19 के साथ भी डाल सकते हैं, 052-34 के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन अलग अलग बर्तन में घोलना है। टंकी में जब आपको डालना हो तो एक साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। यानी इसको मिलाया तो जा सकता है चिलेटेड वाला जिंक, लेकिन बहुत लंबे समय तक मिला के रखा नहीं जा सकता। तो पहली बात तो आपको जिंक की पूर्ति करनी है। मिट्टी में डालना हो तो पहले पानी पे जब आप यूरिया डालते हैं तो 33% वाला जिंक 5 किलो से लेकर 7 किलो तक डाल सकते हैं, या फिर अगर आप 21% वाला डालते हैं तो 8 से 10 किलो तक आपको इस्तेमाल करना होता है। तो ये तो हो गई बात जिंक की। मान लीजिए आप पहले पानी पे, मतलब आपकी फसल अभी दूसरे पानी की तरफ हो गई है लगभग 40-45 दिन की, तो भी आप मिट्टी में डाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि स्प्रे करना थोड़ा बेहतर रहेगा, ज़्यादा काम करेगा। दूसरा कारण हो सकता है पीलापन होने का। अब जिंक की कमी से ऐसा नहीं केवल पीलापन ही आएगा, कल्ले भी कम आएंगे। तो अच्छे से इस्तेमाल सही समय पे करेंगे तो कल्ले भी अच्छे आएंगे। दूसरा कारण होता है नाइट्रोजन की कमी, और साथ में सल्फर की भी कमी हो जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी दूर करने के लिए हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। सही समय पे आपको यूरिया डालना है। हमेशा सिंचाई करने के बाद यूरिया खाद का इस्तेमाल करिए, और यूरिया की क्षमता बढ़ाने के लिए आप साथ में सल्फर वगैरह भी डाल सकते हैं। और सल्फर की कमी हो जाती है तो नई पत्तियों में पीलापन आ जाता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन की पूर्ति आपको करनी है, आपको मैं पूरी मात्रा बता देता हूँ। बुआई के समय जो हम गेहूं में यूरिया डालते हैं, लगभग आपको 20-22 किलो बुआई के समय यूरिया डालना है। पहले पानी पे लगभग 45 किलो। कोई ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है तो 10-12 किलो बढ़ा के डालिए पहले पानी पे। ऐसे ही दूसरे पानी पे 40-45 किलो यूरिया। अगर कोई ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है तो उसमें भी 10-12 किलो यूरिया बढ़ा के आपको इस्तेमाल करना है। हमेशा सिंचाई करने के बाद आपको डालना है। और मान लीजिए आपकी फसल अभी 40-45 दिन की है तो आप साथ में सल्फर मिला लीजिए। सल्फर जो आता है 90% वाला, 3-4 किलो आपको इस्तेमाल करना है। बस ध्यान ये देना है कि अगर आपने बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी SSP डाला जिसमें सल्फर होता है, तो आपको अलग से सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सल्फर की भी कमी हमारी मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तीसरा कारण होता है जड़ विकास ना होना। जड़ विकास ना होने का मुख्य कारण होता है फास्फोरस वाले तत्व की कमी। अगर आपने DAP के साथ जिंक डाला तो ऐसा नहीं केवल जिंक ही खराब होगा, आपका फास्फोरस भी बेकार हो जाता है, वो भी आघुलनशील हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर मान लीजिए कुछ भी आपने कम मात्रा में डाला, DAP नहीं मिला, बाद में डाला, तो बाद में ऊपर से अगर आप फास्फोरस वाली कोई भी खाद डालते हैं, चाहे DAP हो, चाहे कोई NPK 12-32-16, 10-26-26, 14-35-14, 20-20, 0-13, या फिर आपका सिंगल सुपर फास्फेट ही क्यों ना हो, अगर आप ऊपर से डालते हैं तो इसका पौधे ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी दशा में आप फास्फोरस की पूर्ति के लिए, मान लीजिए आपने कम फास्फोरस डाला हुआ है, तो आप एक NPK आता है 12-61-0, 1 से 1.5 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी। अगर बहुत ही कम फास्फोरस डाला है तो आप 2 किलो भी अधिकतम डाल सकते हैं, लेकिन हाँ 1-1.5 किलो आप NPK 12-61-0 डालेंगे तो जो फास्फोरस तत्व है इसकी पूर्ति आप कर पाएंगे। इसमें 61% फास्फोरस पाया जाता है, नाइट्रोजन भी 12% पाया जाता है। ये आपको तब डालना है जब आपने फास्फोरस वाली खाद, चाहे DAP हो, चाहे NPK हो, चाहे आपका SSP हो, कम मात्रा में डाला है, या फिर बाद में डाला है, बुआई के बाद इस्तेमाल किया है, ऊपर से डाला है, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। चौथा कारण हो सकता है ज़्यादा पानी। कई बार ज़्यादा पानी लगाने से भी ये समस्या आ जाती है। और ये जो पानी लगाने के बाद वाला पीलापन होता है, ये आप कोई भी दवा से ठीक नहीं कर सकते। ये स्वाभाविक रूप से बाद में ठीक तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। इसलिए पानी लगाते समय गेहूं की फसल में सावधानी बरतनी है। कभी भी खासकर पहला पानी बहुत ज़्यादा भरना नहीं होता है, नहीं तो फसल पीली हो जाती है और आपको नुकसान देखने को मिल जाता है। तो पाँचवा कारण हो सकता है किसी दवा का इस्तेमाल करना, खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करना, जो बाद में ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपने इस्तेमाल कर दिया, कोई भी चीज़ें रिएक्शन हो गया, तो भी ये समस्या आ जाती है। तो अच्छे से कोशिश करिए बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ मिला के ना इस्तेमाल करिए। 1-2 चीज़ ही मिलाइए तो बेहतर रहेगा, और सबसे बेहतर रहेगा कि एक बार में एक ही चीज़ डालें, वो सबसे ज़्यादा काम करेगा। तो यहाँ पे हमने 5 कारण आपको बताए। जिंक की कमी, सल्फर की कमी से भी पीलापन आ जाता है नई पत्ती में, नाइट्रोजन की कमी से भी पीलापन होता है, जड़ विकास ना हो तो भी पीलापन आ जाएगा, किसी दवा का इस्तेमाल किया हो
ज़्यादा मात्रा में या फिर कुछ गलतियाँ हो गई हो तो भी पीलापन आ जाता है, और ज़्यादा पानी से भी पीलापन आ जाता है। तो इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो केवल पीलापन ही नहीं, आप अपने पौधे में ज़्यादा कल्ले भी ले पाएंगे, अच्छी ग्रोथ भी ले पाएंगे और अच्छा आप उत्पादन भी ले पाएंगे। इन पांचों बातों के साथ साथ कई बार कोई बीमारी लग गई, उसकी वजह से भी पीलापन आ जाता है, जड़ माहू के अटैक से भी पीलापन आ जाता है। तो अन्य भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 मुख्य कारण आपको बताए हैं जिसकी वजह से पीलापन होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। अगर आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह अवश्य बताएं कि आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उसी हिसाब से वीडियो बना सकें। आप ये वीडियो अपने किसान साथी के साथ साझा भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।